नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का 18 राज्यों में शासन है, लेकिन इससे भी बीजेपी की अदम्य इच्छा पूरी नहीं हुई है। वो देश के हर कोने कोने में अपना साम्राज्य और विचारधारा की स्थापना करना चाहती है, चाहे जनमत मिले या ना मिले। राजनीतिक समीकरणों के जरिए वो उन राज्यों में भी सरकार बनाने में कामयाब नजर आ रही है जहां वो चुनाव हार चुकी है। इसके लिए विपक्ष के बदनाम ही सही ताकतवर नेताओं को भी पार्टी में शामिल करने से गुरेज नहीं कर रही। मजे की बात यह है कि ये सब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाम पर भी हो रहा है, लेकिन बीजेपी की रणनीति से परे एक अहम सवाल ये भी है कि आखिर क्या विपक्षी दल के नेता इस बात के हामी हो गए हैं कि बीजेपी के अलावा किसी और दल का अब कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है? क्या वो अपनी विचारधारा और पार्टी को ताक पर रखकर एकदम विपरीत विचारधारा वाली पार्टी बीजेपी के साथ जाने के लिए कतार लगाए खड़े हैं? क्या उन्हें लगने लगा है कि बीजेपी फिर 2019 में केंद्र की सत्ता में काबिज होगी? क्या आर्थिक भ्रष्टाचार के मुकाबले ये नैतिक भ्रष्टाचार कोई मायने नहीं रखता? क्या बीजेपी को विरोधी दलों की जरूरत ही नहीं है? एक पार्टी, एक देश की ये रणनीति देश और देश के लोकतंत्र को कहां ले जाएगी? क्या देश से विपक्ष खत्म हो जाएगा? कौन है इसका जिम्मेदार, बीजेपी या खुद विपक्ष, या फिर वो दल बदलू नेता जो देश की राजनीतिक छवि बर्बाद करने पर तुले हैं? क्या बीजेपी के भरोसे हो गए हैं नेता? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सियासी घटनाक्रम ने बरबस ये हालात पैदा कर दिए हैं। क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश और क्या गुजरात, हर प्रदेश में मौका परस्त नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में जहां लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं बीजेपी की सियासी रणनीति भी कटघरे में खड़ी हो गई है। उसी को जीने का हक है इस जमाने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। वसीम बरेलवी का लिखा ये शेर आज की राजनीति का प्रतिबिंब बन चुका है। राजनेताओं की श्रद्धा, उसूल, सिद्धांत सबके सब मौके की नजाकत के हिसाब से खुलते बंद होते रहते हैं। हालिया उदाहरण बिहार में सामने आया, जहां संघ मुक्त भारत बनाने और मिट्टी में मिल जाने मगर भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाने की बातें करते करते नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार के बड़े पार्टनर लालू यादव और उनके भ्रष्टाचार से आजीज आकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। लगा मानो कि नीतीश ने बड़ा साहसिक कदम उठाया। प्रधानमंत्री की त्वरित बधाई और फिर सारा घटनाक्रम लगा जैसे कि स्क्रिप्ट पर काम हो रहा हो, और आखिरकार नीतीश ने बिहार में भी कमल खिलाना स्वीकार किया। जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री को किडनैप करके ले गए, गलत कहा कि उन्होंने दगा दे दिया। दरअसल हम उनको समझ नहीं पाए। उन्होंने दगा नहीं दिया, उन्होंने कोई दगा नहीं दिया। उन्होंने वही किया जो उनकी नियति थी और थी है, हम नहीं समझ पाए। उधर अमित शाह के लखनऊ दौरे में जैसे ही शाह ने लखनऊ की जमीन पर पैर रखा, समाजवादी पार्टी के दामन से 3 नगीने गायब हो गए। उन्होंने खुलेआम कहा कि हमने मौजूदा सीएम आदित्यनाथ योगी और उप मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी खाली की है। इसी वक्त में गुजरात में भी राजनीतिक निष्ठा बहुत तेजी से बदल रही है। गुजरात कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे शंकर सिंह वाघेला के हाथ कमल आते ही कांग्रेस में इस्तीफों की बाढ़ आ गई और एक एक करके 7 विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़ गए। हालात यहाँ तक पहुँचे कि राजनीतिक संकट टालने और अपनी साख बचाने के लिए कांग्रेस को अपने विधायकों को बेंगलुरु डिपोर्ट करना पड़ा। तो लोग छीने जा रहे हैं एक दूसरे के साथ में, जैसे गुजरात में हमारे एमएलए उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से बिहार के अंदर वहां पर जो है मुख्यमंत्री को ही वो किडनैप करके ले गए हैं, और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है वो एमएलसीज को दूसरी पार्टियों के लेके चले गए हैं। इससे पहले दल और हृदय परिवर्तन की नजीर उत्तराखंड और अरुणाचल में जनता देख चुकी है। इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों में एक बात जो कॉमन है वो ये कि श्रद्धा किसी की भी हो, किसी भी पार्टी से टूटी हो, जुड़ी है तो सिर्फ बीजेपी से। जबकि कुछ वक्त पहले तक यही लोग बीजेपी को सांप्रदायिक ताकत बताते हुए कोसा करते थे। हम तो देश को जोड़ने की राजनीति में विश्वास रखते हैं, तोड़ने की राजनीति में विश्वास नहीं करते।
विश्वास धर्मनिरपेक्षता में है, जो हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना है, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। गुजरात में जो कुछ भी हुआ उसको न भुलाया जा सकता है, न उसके लिए माफ किया जा सकता है। हैरत यह भी है कि जिन नामों को खुद बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त बताती थी, अब बीजेपी में शामिल होने से पहले वो लोग कौन सी वैतरणी नहा आए जो अब सब साफ हो गए। 2014 के दौर में बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, लेकिन 3 साल बीतते बीतते यह नारा विपक्ष मुक्त भारत का बनता जा रहा है, क्योंकि हर एक संतुष्ट नेता को बीजेपी में आकर ही संतुष्टि मिलती है। क्या भारतीय लोकतंत्र में कोई और पार्टी या चेहरा इतना वजनदार नहीं रहा कि विश्वास किया जा सके? क्या सपा बसपा सरीखे क्षेत्रीय दल सिमटते जा रहे हैं? क्या राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस क्षेत्रीय दल होने के कगार पर पहुंच गई है? क्या बीजेपी वाकई आज भी अपनी राजनीतिक शुचिता पर अडिग है? चाल, चरित्र और चेहरे की पार्टी क्या आज भी वाजपेयी के दौर की निष्ठा, साफगोई और सच्चाई से काम कर रही है? हर दल की तरफ से आरोप है कि बीजेपी अन्य दलों के नेताओं को या तो डरा रही है या खरीद रही है। क्या हर दल का हर आरोप सही मान लिया जाए? अगर नहीं तो फिर कारण क्या है? अनंत त्यागी, APN। चाल, चरित्र और शुचिता की बात यहाँ पर कही जाती है, और फिलहाल पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि किसी भी राज्य में अगर बिखराव होता है, किसी भी दल में अगर बिखराव होता है, जुड़ता बीजेपी के साथ ही है। क्या विपक्ष यहाँ पर खत्म हो रहा है, और सिर्फ क्या बीजेपी ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है, और जो परिस्थिति अभी बनी है उसका जिम्मेदार कौन है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल एडिशन में। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश बहादुर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सुरेंद्र राजपूत जी आपका। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। और चंद्रशेखर पांडे जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीधे सबसे पहले यहाँ पर बात मनोज मिश्रा जी आपसे ही करना चाहूंगा। बात यहाँ पर यही की जा रही है कि कितने राज्यों में देखा गया आपकी सरकार बनती जा रही है, लेकिन विपक्ष में बिखराव होता जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का स्वागत होता है, और सपा और बसपा के जो 3 MLC थे उनका इस्तीफा होता है। मकसद क्या है? देखिए, अभी तक जो सपा बसपा के MLC हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आए नहीं है, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किसी दल के व्यक्ति को लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 325 के बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। तो अब जो लोग आ रहे हैं वो अपने आप आ रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी लाने की कोशिश नहीं कर रही। लोग अपने दलों से पीड़ित हैं। जनता ने पहले उन्हें डिसलॉज किया, किसी तरह से जीत के आ गए, या MLC थे, विधायक या MLC। बाद में वो ये सोच रहे हैं कि हम जिस दल में है वो दल जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। और उत्तर प्रदेश की हालात आप देखिए, समाजवादी पार्टी की क्या हाल हो गया, बसपा का क्या हाल हो गया, कांग्रेस का क्या हाल हो गया। कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी बन गई। तो ये कहने का मतलब ये है कि उनके अपने कार्यकर्ता, उनके अपने लोग जो दल छोड़ रहे हैं वो अपने कारणों से छोड़ रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई हाथ नहीं। आपका कहना है जनता पार्टी की नीतियां हैं, विचार हैं, कार्यक्रम है, और वो पार्टी उस पर अड़ी हुई है। आपका कहना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पर जो हुआ है उसके पीछे क्या? आप लोग अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि कहां से आए हैं, उनकी विचारधारा क्या है, और बीजेपी में आके विचारधारा अचानक कैसे परिवर्तित हो जाती है, ये समझ से परे रहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों का अंतर समझिए। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तपे तपाए तपस्वियों, संगठन मंत्रियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से चलते हैं, तो जो लोग आए हैं उनका अपना कोई एजेंडा नहीं चल सकता इस दल में। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो जाएगा जो भी व्यक्ति होगा, और वो पार्टी की विचारधारा के साथ चलेगा। पार्टी जो कहेगी वो करना पड़ेगा, और जो सोचेगी वो सोचना पड़ेगा। पार्टी में ये स्थिर स्थिति स्पष्ट है। यहाँ पर ये नहीं कि आप अपना एजेंडा चलाएं जैसा कि अन्य दलों में चलता है। भारतीय जनता पार्टी में अपना एजेंडा किसी व्यक्ति का नहीं चलता। यहाँ एक एजेंडा चलता है, राष्ट्रवाद, और एक ध्वज है भारतीय जनता पार्टी का, कमल का निशान है,
और यही सब चलता है, ये सबको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन आपको नहीं लगता ये भारतीय नैतिक? जनता पार्टी के अंदर जो लोग आते हैं वो अपना एजेंडा चलाने नहीं आते, नहीं। उनका एजेंडा चलता है। ठीक है मनोज मिश्रा जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये नैतिक भ्रष्टाचार भी दर्शाता है? आपकी लड़ाई तो नहीं, इसमें भ्रष्टाचार के नैतिक खिलाफ ही है। भ्रष्टाचार क्या इस्तीफा देकर आ रहे हैं भाई? जो उत्तर प्रदेश में 3 MLC आए, तीनों ने इस्तीफा दिया है, तो इसके बाद वो रिक्त सीटें हुई, उन पर चुनाव होगा, तो इसमें नैतिक भ्रष्टाचार कहाँ है? ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी परिस्थितियां यहां पर क्यों बन रही हैं कि विरोधी दलों के नेता अपनी पार्टी छोड़कर सीधे बीजेपी की गोद में बैठना चाह रहे हैं? हिमांशु जी, सत्ता का लालच बहुत कम लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करता है, बहुत लोगों को भ्रमित कर देता है सारी की सारी। और ये जितने लोग छोड़ करके आ रहे हैं और जा रहे हैं, इनका इतिहास भी छोड़ने का और जाने का रहा है। अरे आवाज वो हो रही है यार जी। हाँ, एक बार। तो दूसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, अगर आप देखें, किसी भी आदमी को देख लें, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लें तो भारतीय जनता पार्टी जनता के चुनाव से डर गई है 4 महीने के अंदर ही। इसी वजह से इन लोगों ने क्या किया, पोचिंग कर ली है। पहले ये लोग पोचिंग कर रहे थे नीतियों प्रतीकों की, चाहे आपके सरदार पटेल साहब हों, जवाहरलाल नेहरू जी हों, महात्मा गांधी हों, कि भी किसी की नीति से, प्रीति से, नियम से मतलब नहीं रहा भाजपा का, लेकिन हमेशा इन लोगों ने उनके प्रतीकों का अपहरण करने का काम किया। और वो आजकल कहाँ है किसी को नहीं पता। सरदार पटेल की मूर्ति कहाँ है किसी को नहीं पता, जवाहरलाल नेहरू जी के लिए क्या किया किसी को नहीं पता, गांधी जी के लिए और या गांधी जी के हत्यारों के लिए क्या इनका सामंजस्य है किसी को कुछ नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 5, 7, 8 लोग ऐसे बना रखे हैं, योगी जी समेत, चाहे योगी जी हो, चाहे दिनेश शर्मा जी हो, चाहे एक वो मुस्लिम मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका, मोहसिन रजा साहब हो, और चाहे और 2-4 ऐसे लोग हो जिनको इन्हें काउंसिल में भेजना ही भेजना है। अब उनको काउंसिल में भेजने के लिए बहुत स्पष्ट रूप से जो सबसे कमजोर लोग कड़ियां हैं, अब आप किसी को भी ले लीजिए, किसी का नाम ले लीजिए, जयवीर सिंह का नाम ले लीजिए, वो किस किस दल से होते हुए कहां कहां गए हैं, वो आपके सामने की परिस्थितियां हैं। आप बुक्कल नवाब को ले लीजिए, बुक्कल नवाब को ये कल तक ये कहते नहीं थकते थे कि 70 करोड़ रुपए का मुआवजा नदी का ले लिया उसने, और सारे फ्लैट गंदे बना लिए, हम इनको नेस्त नाबूद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आज जो है इनको उनके ब्लू आइट बॉय बने हुए हैं। तो ये इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये है कि जनता के चुनाव में ना जाना पड़े मुख्यमंत्री जी को, दिनेश शर्मा जी को, केशव प्रसाद जी मौर्य को, और या फिर वो क्या नाम मोहसिन रजा साहब को, इन सब लोगों को जनता के इलेक्शन में ना जाना पड़े, इसलिए ये पोचिंग कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं विरोधी दल के विधान परिषद के लोगों का। अभी उसी तरीके से विधानसभा के लोगों का भी पोचिंग कर लेना ये लोग, और या फिर खुलेआम डॉक्टर मनोज मिश्रा जैसे जो गंभीर कार्यकर्ता है, जिन्होंने सड़क पर लड़ाई लड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, या तो उनको एमएलसी बनाए, उनको एमएलसी बना करके इनकी जगह पर उनको एमएलसी बना करके मिनिस्टर बनाए तो हम मानेंगे। ठीक है लेकिन अगर बुक्कल नवाब की जगह पे दिनेश शर्मा बनेंगे और केशव मौर्य किसी और की जगह बनेंगे तो ये माना जाएगा कि ये दल बदलुओं का काम शुद्ध रूप से शाह जी ने किया है। ठीक है चंद्रशेखर जी, हत्या करने का काम किया है नहीं, और उत्तर प्रदेश में कहीं न मुझे हिमांशु जी हाँ, डर है नहीं, आपके पास आएंगे, हिमांशु आपके पास आएंगे। आज पूरा मुद्दा आप ही से जुड़ा हुआ है। नहीं मनोज जी, आज पूरा मुद्दा आप ही से। एक बात केवल कहिए, एक बात कह दें, फिर आप आराम से बात करिए। हम ये कहना चाह रहे हैं, अभी हमारे दोस्त सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि सत्ता के लालच में, भाई हम इतनी बार विपक्ष में रहे हैं, आप बताइए हमारा एक विधायक टूटा उत्तर प्रदेश में, हमारे 47 विधायक उत्तर प्रदेश में थे जब सपा का शासन था, एक विधायक तोड़ पाए वो? ये सत्ता का लालच नहीं, ये संस्कार है, विचार है। टिकट लेकर सपा में चले गए थे डॉक्टर साहब, ये संस्कार है। आपको बताऊं, विधान परिषद का आपका सदस्य टिकट लेकर के सपा में ज्वाइन कर लिया था। संस्कारों की बात आप मत कीजिए, इलेक्टेड बात कर रहे मैं आपको, हाँ इलेक्टेड में भी मैं 10 आदमी बता दूंगा। नहीं आप बता पाएंगे। कोई नहीं चंद्रशेखर जी, आपकी पार्टी में ही बिखरा हुआ अखिलेश यादव जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ लालच दिया जा रहा है और डराया धमकाया जा रहा है, और इस वजह से बीजेपी में लोग जा रहे हैं। डराया धमकाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, आखिर क्यों ऐसा? बाकी दल क्यों नहीं दिखते हैं जो लोग छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ बीजेपी ही क्यों दिख रही है? और इस पर आप कहेंगे क्या? शुरुआती प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा, फिर चर्चा।
हिमांशु जी देखिए, एक सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा इस वक्त कि इस वक्त पूरे देश में, उत्तर प्रदेश सिर्फ एक प्रदेश की ना बात किया जाए, पूरे देश स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने हर राजनेता के लिए एक विकल्प छोड़ा है कि यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप है तो आपके पास दो विकल्प हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी के गंगोत्री में आप डुबकी लगाइए और हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़, जैसा भी ये जुमलेबाजी करते उन सारे आरोपों से, भ्रष्टाचार से मुक्त होइए, वरना 30 दिन से 90 दिन या 100 दिन के अंदर आप जेल के सलाखों के पीछे होंगे और पब्लिकली आप बदनाम हो जाएंगे, आपका कैरियर समाप्त हो जाएगा। दो ही विकल्प दे रहे हैं। अब उसमें जो भी राजनेता हैं, जो आरोपित हैं या जिनके सामने किसी भी प्रकार का वैधानिक संकट है, उनके सामने एक मजबूरी आ जा रही है कि जेल में सड़ने से अच्छा है कि चलो कि नाक मुंह बांध करके डुबकी लगा ही लिया जाए इसमें। ये ऊपर वाला जाने, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने कि वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है कि गंगा मैया की गंगोत्री है, ये इनको तय करना है। कि बुक्कल नवाब साहब जैसे लोग, एक बड़ा आश्चर्यजनक, देखिए कभी हमारे आदरणीय मनोज जी ने एक बात कही है कि जो लोग आ रहे हैं, यानी बुक्कल नवाब साहब को जनता की इतनी परवाह है कि उनको लग रहा है कि इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी जनता की हितैषी है, इसलिए वहां जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि अभी आज से 15 दिन पहले वही बुक्कल नवाब साहब भारतीय जनता पार्टी के निगाह में जनता के लुटेरे थे और वो करीब 250-300 करोड़ रुपए का उनके ऊपर और था, और इन्होंने चैलेंज किया था कि उनकी एक एक दीवारें ढहवा दी जाएंगी। वो बुक्कल नवाब साहब जनता एक दिन के अंदर जनता की इतने हितैषी बन गए, वो गंगोत्री में डुबकी लगा लिए, वो परम पवित्र हो गए। और एक की बात नहीं है, यहां तो हम लगातार 6 महीने से देख रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे शख्स, जो जिन्होंने गौरी गणेश, और हम तथ्य उनके लफ्ज शब्द नहीं यूज करेंगे, उनके खिलाफ इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने वाला जो व्यक्ति अपने जीवन का 90% हिस्सा 40-50 साल से धर्म के भाजपा से लड़ रहा हो, गाली दे रहा हो, यकाएक उसके कोई इनके पास जादू है जो कि उससे शरीर की आत्मा को निकाल के एक नई आत्मा को प्रविष्ट करा दिया गया। इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य जी के अंदर जो आत्मा है वो पहले वाली नहीं है, वो एक नई आत्मा है। तो ये लोग दैवी शक्ति प्रदाता है। अब मैं एक गंभीर बात आपकी ओर बोल दूं, चूंकि आपने चाल चरित्र चेहरे की बात की है, तो हिमांशु जी कल्पना कीजिए कि जो बिहार में क्या हुआ, यूपी के अंदर इनका 3/4 बहुमत है। यानी कि कल्पना कीजिए कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचंड बहुमत है, थोड़ा सा ही कम, कमोबेश ऐसा ही बहुमत जनता ने वहां पे गठबंधन को दिया था। भले वहां पे 2-3 निशान थे, लेकिन अल्टीमेटली वहां पे एक पूर्ण कंप्लीट मैंडेट वहां पे दिया गया था उस सरकार को। अटेंडम सोचिए कि कल सवेरे यदि यहां समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए, यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पार्टी की सरकार आ जाए, तो उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर क्या गुजरेगा। यही हालात भी बिहार में हुआ है, बिहार की जनता के ऊपर यही हुआ है। उन्होंने इतना बड़ा 3/4 मैंडेट दिया, ठीक है सुरेश बहादुर जी, सुरेश बहादुर जी, इसके बावजूद भी वहां पे वो आ गए। सुरेश बहादुर जी, क्या दल बदल करना नैतिक भ्रष्टाचार नहीं, और क्या नैतिक भ्रष्टाचार की यहां पर बात नहीं की जा रही है? नैतिक भ्रष्टाचार नहीं, आर्थिक भ्रष्टाचार तो ठीक है, आर्थिक भ्रष्टाचार होता है। जो इस वक्त हो रहा है पूरे देश में देखा जा रहा है, कई राज्यों में देखा जा रहा है, उसको आप भविष्य से किस तरह से जोड़ते हैं और भविष्य में इसके क्या असर देखने को मिलेंगे? देखिए हिमांशु जी, जिस नैतिक भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं वो पहली बार नहीं हो रहा है। अगर पिछली सरकारों पर इतिहास डालिएगा, राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक दलों पर इतिहास डालिएगा, प्रकाश डालिएगा, नजर डालिएगा, तो ऐसा उदाहरण आपको कई बार देखने को मिलेगा। जब जो हमारे राजनीतिक दलों के नेता हैं, जो सत्ता लोलुप रहे हैं, जो सत्ता को पहली पसंद जिनकी सत्ता रही है, वो हमेशा सत्ता के साथ रहे हैं, चाहे जो परिस्थितियां रही हो। जब जो चाहे समाजवादी पार्टी आई, उन्होंने भी वही किया। कांग्रेस पार्टी जब पावर में थी, उन्होंने किया। और जब ऐसा आया, जब आज भारतीय जनता पार्टी आ रही, तो हम नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिक सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जहां तक नैतिकता की बात है, भारतीय जनता पार्टी को ना तो गुजरात में ही, ना तो उत्तर प्रदेश में ही किसी विधायक या किसी नेता की जरूरत है, उनको अपनी सरकार नहीं चलानी है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव 2019 का चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती के लिए सारी रणनीति चली जा रही है। और
जो पहली रणनीति जो मेरी बात समझ में आती है वो सीधी सी बात है भारतीय जनता पार्टी की, वो साइकोलॉजिकल एक विक्ट्री चाहती है, चुनाव के पहले ही साइकोलॉजिकली विपक्षियों पर हावी होना चाहती है और विपक्षी दलों के ऊपर। और सबसे बड़ा ही कारण है कि जो ये सारी चीजें हो रही, एक चीज। दूसरी चीज ये सच बात है कि जितने भी 4 से 5 लोग जो मंत्री हैं वो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, उनको तात्कालिक 6 महीने के अंदर चुनाव में जाना है, चुनाव लड़के आना है। और ये मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले वो स्थितियां कोई ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं फेस करना चाहती है जिसका असर चुनाव में पड़े। इसीलिए उन्होंने यह सहारा लिया कि विधान परिषद सदस्यों के माध्यम से, जो विपक्षी दलों ने अपना एक इस्तीफा दिया है, उनके माध्यम से अपने जो नेता हैं उनको विधान परिषद का सदस्य बनाएगी और आगे जो जारी रहेगी। ठीक है मनोज मिश्रा जी, गुजरात में जो उत्तर प्रदेश में उनको स्वाभाविक सी बात है विपक्ष को छिन्न भिन्न करने की उनकी योजना है। ठीक है, विपक्ष को छिन्न भिन्न करने की योजना है। मनोज मिश्रा जी, गुजरात में जाते हैं तो गुजरात में देखते हैं कि विपक्ष में भगदड़ मच जाती है। उत्तर प्रदेश में पहले ही दिन आते हैं, पहले दिन में भगदड़ मच जाती है। अमित शाह जी की बात कर रहा हूं। तो विपक्ष को कमजोर करने से, विपक्ष को तोड़ने से आखिर क्या हासिल क्या होगा बीजेपी को? देखिए, पहली बात तो ये है कि इनके अपने घर मजबूत नहीं और ये आरोप ये दूसरों पे लगा रहे हैं। अमित शाह जी तो लखनऊ आ नहीं पाए, तो उससे पहले ही तीनों भी सांसद इनके विधायक जो थे, विमल सिंह जो थे, तीनों इस्तीफा देने, 2 सपा के 1 बसपा का जी। तो ऐसा नहीं कि अमित शाह से बात हो गई थी, अमित शाह ने उनको आते ही फोन कर दिया और वो चले आए। सच बात ये है कि कांग्रेस का अपना घर नहीं संभाला गया, हालांकि उनके साथ हैं तो उसको कोई गंभीरता से उत्तर प्रदेश में नहीं लेता है। लेकिन सपा के तो 40-50 हैं, 50 करीब जितने भी संख्या है, तो सपा को तो अपना घर संभाल के रखना चाहिए था। शिवपाल जी कभी कुछ कहते हैं, मुलायम सिंह जी कभी कुछ कहते हैं, राम गोपाल जी कुछ कहते हैं, अखिलेश जी कुछ कहते हैं। अभी तक तो बोली ही बहुत नहीं, तो बात तो ये भी की जा रही है ना कि सीएम योगी और 2 मुख्यमंत्रियों को विधान सभा तक पहुंचाने के लिए सारी चीजें की गई हैं कि उनको चुनाव ना लड़ना पड़े और सीधे नहीं ऐसा। अभी आप देखिए सब आगे सामने आता है। ये तो इनके खुद मुख्यमंत्री अखिलेश जी विधानसभा में नहीं थे, विधान परिषद के सदस्य थे। वो कौन सा चुनाव लड़के गए थे? वो भी तो विधान परिषद के सदस्य थे। तो अखिलेश जी खुद चुनाव लड़के नहीं गए थे। तो ये आरोप लगाना कि साहब हम चुनाव लड़के आए हैं तो आप आते तो स्वागत था। हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है और उस स्ट्रेटजी के तहत काम करती है। जब लोकसभा के चुनाव में 73 सांसद भारतीय जनता पार्टी के सोच जीते थे और उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव आए तो लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल था इस दौरान मोदी सरकार का। तो हमारे कांग्रेस के मित्र श्री सुरेंद्र राजपूत जी और सपा के मित्र ये कहते थे कि अब की बार विधानसभा चुनाव में पता लग जाएगा। तब भी मैं आपके मंच से अन्य माध्यमों से ये बराबर कहता था कि भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री में कोई कमी नहीं आई है। और आप देखिए फिर आज हम डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह रहे हैं कि 2019 में 73 नहीं बल्कि 80 सीटें जीतने की योजना है। अमित शाह का दौरा इसलिए नहीं हो रहा है कि वो समाजवादी पार्टी को तोड़े या बसपा को तोड़े, वो इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की 7 सीटें कैसे विपक्ष जीत गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। हम 80 की 80 जीतेंगे। नहीं मनोज जी, केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी ये बात कहते हुए नजर आए थे। ये बात उन्होंने कही थी कि जब तक पूरी तरह से सपा बीएसपी को खत्म नहीं कर देते तब तक वो केंद्र में नहीं जाएंगे। यहां पर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। तो कोशिश यहां पर यही की जा रही है कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त नहीं करना चाहती है, बीजेपी पूरे देश को विपक्ष मुक्त करना चाहती है। नहीं तो विपक्ष को सत्शाली होना चाहिए। कांग्रेस ने भी तो कोशिश करी थी भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो जाए पूरा देश, क्यों नहीं कर पाई? कांग्रेस तो मोदी जी पर तरह तरह के आरोप लगाती थी, कांग्रेस मोदी जी को कन्विक्ट करती थी, सीबीआई ने दिन भर मोदी जी को बिठाए रखा। क्या ये सब भूल गया ये देश? सीबीआई ने दिन भर मोदी जी को लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है मनोज मिश्रा जी की ऐसे में मनोज मिश्रा जी बहुत सिंपल सी बात कि ऐसे में सिद्धांत और उसूल कहाँ चले जाते हैं? सिद्धांत उसूलों पर ही तो आप बोलते हैं कि आपकी पार्टी टिकी हुई। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, हमारी पार्टी चुनाव जीत के आई है, कोई चोर दरवाजे से नहीं आई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हम ये बात तो कर ही नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से पार्टी किसी की जरूरत नहीं, जिस तरह से इंपोर्ट किया जा रहा है, जिस तरह से नेताओं को अपने यहाँ लाया जा रहा है, पार्टी के पक्ष में होंगे क्योंकि गणित ऐसा है उत्तर प्रदेश का। जो बाकी दलों के नेताओं को अपने यहाँ लाया जा रहा है, तो यहाँ पर सिद्धांत आपको नहीं लगता कि सिद्धांतों की बलि चढ़ रही है, उसूलों की बलि चढ़ रही है? नहीं, लाया नहीं जा रहा। जो लोग आएंगे, अभी तो आया नहीं कोई भी एमएलसी। पहली बात तो यही गलत आप कह रहे हैं 3 में से जो उनको मान के चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, आज तक तो कोई आया नहीं।
तो ये कैसे कह दो कि मुक्कल नवाब को भारतीय जनता पार्टी ने बैक किया या उनको बैक किया, किसी को ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पार्टी उत्तर प्रदेश में डंके की चोट पर 73 सीटें लोकसभा की और 325 सीटें विधानसभा की जीत के आई है। ठीक है, एक मिनट सुरेंद्र राजपूत जी। देखिए, डॉक्टर मनोज मिश्रा बहुत विद्वान प्रवक्ता है जी। कहीं ना कहीं इन सारी खाली सीटों पर इनको एमएलसी बनाएंगे तो हमें खुशी होगी, एक बात। दूसरी बात, जो ये बात कह रहे हैं ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जो इनका काम है। जयवीर सिंह कल ही इनके कार्यालय में गए हैं और कल ही उस कार्यालय में बाकायदा फोटो आज सारे अखबारों में है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ये बात कह रहे हैं कि हमने नहीं बुलाया, ये नहीं किया, वो आए नहीं है, तो ये अपने आप में दिख जाता है कि क्या है क्या नहीं है। और आने वाले दिनों में एक चीज और भी बुक्कल नवाब वाली भी दिख जाएगी आपके सामने, और बाकी और जितने लोग हैं उनकी भी दिख जाएगी। क्योंकि कोई भी नेता जो है अपना बचा हुआ कार्यकाल किस लिए सेक्रीफाइस कर रहा है और उसको क्या क्या लाभ मिलेंगे और उसके लाभ किस किस को मिलेंगे, वो हिमांशु जी इस आज की डिबेट को आप संभालवा के रखिएगा, बाद में आपके आर्काइव्स में काम आएगी। एक मैं बात कह रहा था कि इन्होंने कहा किसी को बुलाया नहीं, कुछ नहीं किया, तो एक बड़ा पुराना शेर मुझे याद आ गया कि भाई जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आगे हवा का तेज है झोंका और मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये विपक्ष है या सत्ता पक्ष है, लोकतंत्र में दोनों की अपनी एक जगह है। अगर आप नीति नियम और सिद्धांतों से इतर आप जिन जिन लोगों को लोगे और अपने अपने कार्यकर्ताओं को आप दूरी बना के रखोगे मनोज मिश्रा जी, तो मनोज मिश्रा जी जैसे लोग टीवी पर डिबेट करते ही नजर आते रहेंगे और बाकी जो दल बदलू लोग हैं वो कैबिनेट में बाकायदा मौर्याओं से लेकर के बाकी सुरेंद्र राजपूत जी, आपने जो सवाल, सुरेंद्र राजपूत जी आपने जो बात रखी है इसी पर मनोज मिश्रा जी, मैं बाकियों के पास जाऊंगा, लेकिन एक तुरंत आपसे मैं इस पर जवाब लेना चाहूंगा। ये लालच नहीं है तो और क्या है? बाकी दलों में जो नेता होते हैं, आप उन्हें अपने दल में लाते हैं और उसके बाद उनको टिकट दे देते हैं, वो कैबिनेट में पहुंच जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो क्या ये लालच नहीं है? और ऐसे में कांग्रेस क्यों नहीं अपने विधायकों को बेंगलुरु भेजे? नहीं क्यों? देखिए, जो यूपी में, हम यूपी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, फिर अगर आप देश की बात कर रहे हैं नहीं सर, आप यूपी के संदर्भ में यूपी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, रीता जी को टिकट, रीता बहुगुणा जोशी हो या कोई भी हो, सभी लोग चुनाव जीत कर आए हैं, जनता का उन्होंने दरवाजा खटखटाया। तो बात तो यही है ना, अरे वो सीधे आए मनोज जी, लेकिन बात तो यही है कि यहाँ जनता का आशीर्वाद लेकर आए। बाकी के दलों के, बाकी के दल में जो नेता है वो भी तो ये सोचेंगे कि आपकी पार्टी में आ जाएंगे तो आप तुरंत मंत्री बना देंगे, तो क्यों ना आपकी पार्टी में चले जाएं। और वो तो चाहते हैं मौका नहीं बना देंगे, यह पार्टी की रणनीति होती है किसे मंत्री बनाना किसे नहीं बनाना, पार्टी की नीति होती है किसे बनाना किसे नहीं बनाना, पार्टी ये तय करती है किसे बनाना किसे नहीं बनाना। तो एक बात समझ में नहीं, मनोज मिश्रा जी, मौका परस्त नेताओं की पहचान आप नहीं कर पाते? चुनावों से तुरंत पहले जो आपकी पार्टी में आते हैं, चुनावों के बाद तुरंत आप मंत्री बना देते हैं। हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी और इन दलों का अंतर समझ लीजिए कि यहाँ पार्टी सत्ता में आई है। आप लोग अभी प्रश्न करते थे जब विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, बताइए आप, उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री मिला कि नहीं मिला? सक्षम मुख्यमंत्री मिला कि नहीं मिला? ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला क्या जिसकी नीयत एकदम साफ है, जो प्रदेश का विकास करना चाहता, मिला या नहीं मिला? आप ये प्रश्न करते थे। तो उत्तर प्रदेश में या देश में भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से अलग है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, ना कोई व्यक्ति आया ना कोई और आया, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। हाँ, उसके तौर पर लोग मुख्यमंत्री सुरेश बहादुर जी, एक सवाल मन को बार बार कचोट रहा है। जो राजनीतिक दलों में देखा जाता है, विभिन्न जो नेता रहते हैं वो अचानक से बदल लेते हैं अपना रुख, बीजेपी में चले जाते हैं, तो क्या सिर्फ एकमात्र विकल्प तमाम राजनेताओं के पास, तमाम दलों के नेताओं के पास बीजेपी ही बचा है और कोई नजर नहीं आ रहा है? नहीं हिमांशु जी, दो बातें हैं। यह सच बात है कि कहीं ना कहीं जब उनके नेताओं की अपने दल में उपेक्षा होने लगती है, तब भी उनको ये लगने लगता है कि अब हमको यहाँ से, और फिर दूसरी तरफ ये भी लगने लगता है कि हम यहाँ से बेहतर स्थिति में कहीं दूसरे दल में रहेंगे, तो निश्चित रूप से वो अपना ऑप्शन चुनते हैं। जैसे मैं एक जानकारी आपको दूं, ये सच बात है कि यशवंत सिंह जी जो है समाजवादी पार्टी से, उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य इस्तीफा दे दिया, ये सच है। लेकिन ये भी सच्चाई है
कि यशवंत सिंह जी कभी भी अखिलेश यादव जी की पहली पसंद नहीं बन पाए थे, उनकी वो नहीं हो पाए थे, विश्वास पात्र नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनको नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का समर्थन प्राप्त था। नेताजी की स्थिति ये होने के बाद उनको निश्चित रूप से ये जरूर वो कर सकते थे कि अपना विधान परिषद सदस्यता बचाए रहते और अपनी जो घुटन है, जो घुटन पार्टी में महसूस है, उस महसूस करते रहते। लेकिन उससे बेहतर उन्होंने समझा कि ठीक है, हमें अपने नेता के खिलाफ आक्रोश जाहिर करते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यह भी एक कारण है जिसपे हमें गौर करना चाहिए। और यह भी सच बात है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये बात उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बताया कि हम मुख्यमंत्री के समर्थन दे रहे हैं, उनके समर्थन, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका एक पक्ष माना जाए। उस दौरान अब भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी ने इतना बड़ा रिस्क लिया है, अपने नेता के खिलाफ वहां से पार्टी छोड़ के आया है, तो उसके हितों का ख्याल वो पार्टी रखे। ऐसा पहली बार हिमांशु नहीं हो रहा है, ऐसा भारतीय राजनीति में, भारत के इतिहास, राजनीतिक इतिहास में हमेशा होता रहेगा और होता रहेगा। माफ सुरेश जी, लेकिन इस वक्त जो कहा जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बुलेट या फिर वॉलेट, इसमें से किसी एक को चुने। और यह भी है कि नेता अपनी सियासी पूरी जमीन खत्म करने के बाद जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा कि उनकी मजबूरी है या फिर उनकी मंशा है, वो लालित है इसको लेकर, ये आरोप लग रहे हैं। स्वाभाविक सी एक जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अपने दल के प्रति असंतोष और अपने भविष्य की चिंता, और उनको लग रहा है कि अगर हमारे दल में हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है और आने वाले भारतीय जनता पार्टी में अगर हमारा भविष्य सुरक्षित है, तो वो उनका ऑप्शन बहुत खुला है। और वो स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की पार्टी है, प्रदेश की सत्ता में है, तो निश्चित रूप से सत्ता का लाभ तो उन्हें मिलेगा, ऐसा उनको भी, उनकी भी जानकारी में। ठीक तो है, इसलिए इसको यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों की उपेक्षा और प्लस आने वाले भविष्य की चिंता ही इस दल बदल या पद छोड़ने का कारण है। ठीक है चंद्रशेखर जी, अभी वर्तमान परिदृश्य देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो अपनी कोशिश है उसमें पूरी तरह से सफल होती हुई नजर आ रही है, विपक्ष को कमजोर करने में लगी हुई है और विपक्ष कमजोर होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आपको क्या लगता है भविष्य में विपक्ष के लिए एक बड़ा संकट होगा, क्योंकि जैसे ही आप लोग एकजुट होने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं बिखराव हो जाता है? हिमांशु जी, मैं ये सोचता हूं कि विपक्ष ना कभी कोई भी चीज कभी ना प्रारंभ होती है ना अंत होती है। जो भी कोई सूर्योदय अगर हुआ है तो चाहे जितना तपे वो, लेकिन ये चीज तय है कि शाम उसका बिल्कुल तय है, और अगर शाम हो रही है तो सूर्योदय तय है। ये चक्र है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपने अपने नैतिक मूल्यों पे अगर हमें लगता है कि हमको यहाँ रहना चाहिए तो समय है। आज ये तप रहे हैं, ये तपना देख के ही लगता है कि ये दोपहरी है, उसके बाद अब शाम ही चालू होनी है। दोपहर के बाद कभी सवेरा तुरंत चालू नहीं होता है, शाम होती जरूर है। ये इनकी ये सुनामी कहें, आंधी कहें, कुछ भी कह लें, चाहे आंधी है, हवा चल रही है, आराम से बैठते हैं, थोड़े दिन में ये बुझना चालू हो जाएगी। हमको अपनी लौ को बचाए रखना है, अपने आप इनकी आंधियां कम हो नहीं तो चंद्रशेखर जी, आप इंतजार कर रहे हैं कि जो नहीं चंद्रशेखर जी, आप इंतजार कर रहे हैं कि जो ज्वाला इस वक्त भड़क रही है वो अपने आप शांत हो जाए, उसके बाद हम लोग अपनी लौ से रोशन। ना शांत नहीं। हाँ। देखिए, एक जो प्रकृति है, एक आप समझिए, क्रिया प्रतिक्रिया 24 घंटा चलता है। जैसे ही ये स्वामी प्रसाद को लेते हैं, जैसे कि हमारे सुरेंद्र भाई ने बोला, दिल की बात सोचिए, हजारों, मैं आदरणीय मनोज जी का नाम लूंगा क्योंकि विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन इनके पार्टी में हजारों ऐसे लोग हैं जो पीड़ा में है, कुंठा में है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, पर उनकी मजबूरी क्या है? वो देख रहे हैं कि जब बुक्कल नवाब, यशवंत सिंह साहब जैसे न जाने कितने लोग ऑलरेडी बाढ़ में चले आ रहे हैं, तो वो बेचारे देख रहे हैं, भाई सुनामी है, हवा खुद ही चल रही है, हम कहां उड़ के जाए, वो चुपचाप बेचारे पड़े हैं। तो वो प्रतिक्रिया दब रही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति और ईश्वर आप कहें ना कहें, पर प्रकृति तो मानेंगे, अपना काम करती है, प्रकृति शांत नहीं रहती है। आप चाहे जितना तूफान हो, प्रकृति काम करेगी। वैसे ही भाजपा जो जिस प्रक्रिया पे चल रही है, वो अपने अंदर भी एक तूफान पैदा कर रही है। वो अंदर का तूफान इनको खुद ही फोड़ेगा, और जब फोड़ेगा तो हम लोग आराम से यही सब हम लोग देखेंगे। हम आप बैठे हैं, चंद दिनों की बात है, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि ये तपता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल तपता हुआ सूरज है। चलिए, और जब सूरज एकदम तपना चालू कर दे, बर्दाश्त से बाहर हो जाए, सुरेंद्र राजपूत जी, की बारी है। आप भी इंतजार ही कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में मैंने एक चीज देखी है, अभी तक इतनी जगह कांग्रेस में बिखराव हो रहा है, लेकिन वो कोशिश एकजुट करने की राहुल गांधी जी की तरफ से भी अभी तक नजर नहीं आ रही है। तो क्या आप लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं कि वक्त आएगा तो हम अपने आप उभर जाएंगे, हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे? हिमांशु, ऐसा नहीं है।
देखिए, दो बातें बड़ी क्लियर हैं। एक बात तो ये है कि जब हम लोगों को कोई काम करना है, बेहतर हो अगर नीतीश कुमार कहीं जा रहे हैं तो चले जाएं, हम क्या कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी को तो हमने रोकने का प्रयास भी किया, राहुल गांधी जी भी मिले, लेकिन उसके बाद नहीं माने। सब लोग परिपक्व लोग हैं, अपना अपना भला अपना अपना बुरा जानते हैं, कहाँ पे यारी करनी है और कहाँ गद्दारी करनी है, ये नीतीश कुमार जी जैसे लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जब हमारा यार ही हमारा गद्दार हो जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं उसको। इसके बेहतर हम इसके इतर हम अपने नीति नियम और सिद्धांतों को लेकर के देश में चल रहे हैं। राहुल जी पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे, भैया यही मेरी मीडिया से भी शिकायत है कि लोग कहते हैं कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। पिछले 5 दिनों में राहुल जी के आप प्रोग्राम देखें, छत्तीसगढ़ से लेकर के और सब जगहों पर आप देखें, उन्होंने किसानों के सम्मेलन को संबोधित किया, इंटेलेक्चुअल्स के सम्मेलन सुरेंद्र राजपूत जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने अपनी बात रखी, ठीक है, राहुल गांधी जी जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के आपके लोगों को, अंदरूनी लोगों को एकजुट और मजबूत कहां कर पा रहे हैं? मैं फिर से, जो हमारा अंदरूनी है हिमांशु कहीं नहीं जाएगा। जो किराए का सौदागर है वो पहले हमारे यहाँ आया था, कल इनके यहाँ, आज इनके यहाँ आ गया है, कल किसी और के यहाँ चला जाएगा। जो किराएदार लोग हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है हमको, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। ऐसे तो पता चल रहा है कि कांग्रेस में किराएदारों की फौज थी, सारे किराएदार थे, जा रहे हैं। हिमांशु, अगर आप 54 विधायकों में से 4 विधायकों का जाना किराएदार मानते हैं और 50 का रहना किराएदार नहीं मानते हैं, परमानेंट नहीं मानते हैं, तो ये आपकी मीमांसा है। आपकी ये मीमांसा भी मुझे एक शिकायत और है, आप तमाम राज्यों को उठा के देख लीजिए, तमाम राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस में इस तरह का अंतर्कलह चल रहा है कि कांग्रेस मजबूत हो ही नहीं पा रही है। चाहे आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, कहीं पर भी जाइए। हिमांशु, आपसे सहमत हूं। हमारा ये मतभेद और हमारा ये मतभेद ही आंतरिक लोकतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। अगर हमारे यहाँ मतभेद है तो सार्वजनिक भी होते हैं। दूसरों के यहाँ तो जो मतभेद है वो सार्वजनिक हो ही नहीं पाते। आज की डेट में मुझे कोई एक आदमी बता दे पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ बोलने की स्थिति में हो। पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक शब्द बोला था कीर्ति आजाद ने, एक शब्द कीर्ति आजाद ने बोला था। आज कीर्ति आजाद कहां है लोगों को पता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ मतभेद की संभावनाएं हैं, जगह हैं और हम मतभेद का स्वागत करते हैं। एक चीज बड़ी क्लियर है, 10 करोड़ 80 लाख वोट हमें मिले थे, 16 करोड़ 20 लाख भाजपा को मिले थे। आज हम, ऐसा नहीं है कि उसमें से 100 लोग या 200 लोग या 500 लोग चले गए तो वो करोड़ों कार्यकर्ता जिन्होंने हमें मत दिया था वो कहीं नहीं गए हैं। नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये अपनी सुविधा के अनुसार आए थे। भाई शंकर सिंह बाघेला भाजपा के प्रोडक्ट थे, वापस चले गए। आप मुझे बताइए, वहां हमारे सोलंकी साहब हैं, कौन सी दिक्कत है आपको? आप 54 विधायकों में से 4 विधायक गए। इसी तरीके से आप अन्य जगहों पर देखिए कि थोड़े 1 लोग 2 लोग 4 लोगों के जाने से पार्टियां नहीं टूटती हैं। उसी तरीके से भाजपा से अगर 10 लोग भी चले जाएं तो भाजपा को भी नहीं टूटना है। सपा से 10 लोग चले जाएं तो भी सपा को नहीं टूटना है। हाँ, हमने गलतियां की है, उनको टिकट दे करके, उनको एमएलए बना करके हमने गलती की है। ये हम सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं और ये गलतियां भविष्य में न हो, इसके लिए हमें अपने केंद्रीय नेतृत्व को कहना होगा कि ऐसे लोगों को टिकट न दे जो दल बदलू हो। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पहल है, ये आपने बहुत अच्छी पहल की। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में एक बड़ी सीख हो सकती है या फिर एक कह सकते हैं कि मिसाल हो सकती है, लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले मतलब जरूर देखा जाता है। मनोज मिश्रा से, जिस तरह से आप लोग कामयाब हो रहे हैं, ठीक है, आप लोग विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं, तमाम आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि एक बहुत अच्छे शासन के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। विपक्ष आप खड़ा नहीं होने देते, तो इसमें आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में बड़ी कठिनाई आ सकती है, बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं? नहीं, अभी तो एक सुरेंद्र राजपूत जी ने अभी जो बात कही तो उसका जवाब दे लें, फिर हम ये विपक्ष वाली बात कहेंगे। तो सुरेंद्र राजपूत जी ये कह रहे हैं कि बघेला जी भारतीय जनता पार्टी से गए थे, भारतीय जनता में वापस आ गए। आपने अपना नेता गुजरात में बना लिया था। बिल्कुल बनाया, गलती की साहब मतलब आपने नेता बना लिया गुजरात में। अरे हमने तो सार्वजनिक रूप से आपसे कहा कि हमने गलती की। दूसरी बात कह रहे कि आपकी प्रदेश अध्यक्ष रीता बोगड़ा जोशी भाजपा में आ गई। इसके मतलब आपके यहाँ जो नेता विरोधी दल है या जिसकी सदन में वॉइस है वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया, जो जिसे प्रदेश अध्यक्ष आपने बनाया तो वो भाजपा में आ गया। तो आखिर चक्कर क्या है?
कारण यह है कि कांग्रेस विचारधारा की पार्टी नहीं, व्यक्तियों का एक समूह है जो जब तक संतुष्ट रहता है तब तक कांग्रेस में रहता है, और जैसी उसकी संतुष्टि खत्म होती है वो कांग्रेस छोड़ देता है। मतलब ये जैसे चलता उसका रहता है, लालच चाहे पूरे होते कांग्रेस तो हो कांग्रेस चाहे छोड़ देता है। चाहे कांग्रेस हो भारतीय जनता- बीजेपी हो, ये चलता रहता है हर जगह, यही है ना। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के साथ दूसरी स्थिति है कि विचारधारा का दल है, यहाँ से लोग छोड़ के जाते हैं, थोड़े दिन बाहर रहते हैं, फिर वापस भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। और आप लोग उन्हें वापसी लगता ही और नहीं आप कि लोग अच्छा, वापसी कर भी लेते क्योंकि हैं। वो जानते नहीं, हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ओरिजिनल कार्यकर्ता था जो विदेश गया था कहीं पर घूमने टहलने, उसे लगा कि वहाँ विचारधारा मतलब पूरी नहीं हुई, वो वापस मतलब आ गया। जहां भारतीय जहां जनता मौका पार्टी मिला आ गया। जहां मौका तो मिला, कहने का मतलब ये है, जब तक आपकी सरकार रही सीधा वहां सीधा मलाई कहने खाई, का मतलब ये है उसके कि बाद किसी विचारधारा और की की पार्टी सरकार ने रही, वहां व्यक्तियों चले के गए, वहां पर समूह मलाई खाई, और फिर जब देखा तो आपकी सरकार आ गई तो आपके यहाँ पर मलाई खा ली। और इसे आप अवसरवादिता नहीं कहते हैं, इससे आप कहते हैं कि आपका गुजरात में तो कई कार्यकर्ता था। वर्षों सरकार है, बघेला जी गुजरात में कई वर्षों से सरकार है, और बघेला जी कांग्रेस का नेतृत्व वहां करते रहे। अगर बघेला जी पहले आना चाहते तो पहले उनका स्वागत था। आपने उपेक्षा करी, ये नहीं कह रहे। नहीं तो आपने यही तो एक बात है नेता ना कि की जब जो तक जनता का उनको नेता मान था, सम्मान सारी जो चीजें मिल विपक्ष रही की थी। बन सकता था, उसकी आपने सम्मान नहीं दिया, और आप हमारे ईमानदारी ऊपर से आरोप लगा रहे हैं, चंद्रशेखर ये जी तो पहली बताइएगा, बात। अब दूसरी- माफ कीजिए, ईमानदारी से मनोज जी दूसरी बता बात, दीजिएगा, एक क्या मिनट यहाँ हो, मतलब हिमांशु नहीं जी। निकाला जाता है? क्या मतलब नहीं निकाला जाता है? नहीं, हम दूसरी बात कह रहे कि अभी जो ये कह रहे विपक्ष को मजबूती देना चाहिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की तरफ से चुनाव लड़ने लगे? क्या इतने बुरे दिन विपक्ष का आ गए वो एक यूनाइट नहीं रह सकता? आपका फेस नहीं कोई है, आप भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस, वो आप देखिए 2G घोटाले में, 3G घोटाले में, 4G घोटाले में, कौन से जीजाजी घोटाले में, कितने घोटालों में जुड़ी हुई है। आप कल्पना करिए कि आप जनता के सामने गए थे, 44 सीटें पाके लौटे। आप उत्तर प्रदेश में जनता के सामने गए थे, 7 सीटें मिली। आपसे ज्यादा अपना दल को सीटें उत्तर प्रदेश में मिल गई है। तो आप आखिर क्या है, आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे नहीं, आप अपने अंतर मन में झांकेंगे नहीं कि हमारे अंदर कमियां क्या है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी दे रहे कि कांग्रेस को मजबूत करे भारतीय जनता पार्टी। इसका क्या मतलब है कि विपक्ष अगर कमजोर है तो क्या भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने लगे? क्या बसपा की तरफ से चुनाव लड़ने लगे? चलिए, सुरेंद्र बसपा जी। में सीटों को बेचा गया, ये कौन नहीं जानता? हाँ, सुरेंद्र जी नहीं, आप सुन लीजिए, बसपा में सीटों को बेचा गया कि नहीं बेचा गया कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश का। तो जब आप वोटों को सौदा करेंगी और उसके बाद अपेक्षा करेंगी वोट आपको मिल जाए, क्या मिल जाएंगे? नहीं, लालच देने का देखिए आरोप वाली बात कई जगह सामने आई है। आरोप वाली बात कई जगह सामने आई है मनोज मिश्रा जी। बीजेपी पर भी कई आरोप लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जब हुआ था कैलाश विजयवर्गीय पर कई तरह के आरोप लगे थे, काफी सारी बातें हुई थी, ऐसा नहीं है। बात तो फिर वही आ जाती है कि हमारे यहाँ पर सभी नंगे हैं। आरोपों को परिणाम देखिए, आप आरोपों के परिणाम हिमांशु जी देखिए, आरोपों के परिणाम क्या निकले कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 325 सीटों के साथ काबिज, और इतने कई वर्षों से हमें लग रहा है 1980 में तो कांग्रेस को मिले होंगे तो मिले होंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है सुरेंद्र जी, तो उसके अपनी बाद बात कभी किसी एक दल को उत्तर प्रदेश में इतना बहुमत मिला हो। देखिए डॉक्टर मनोज मिश्रा के वही है ना कि समंदर तेरी ये खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी जैसे निष्ठित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अगर भारतीय जनता पार्टी इज्जत करे तो किसी को कोई दिक्कत न हो, लंबे समय तक रहे। यही भारतीय जनता पार्टी है। 1984 में 2 सांसदों की पार्टी थी, और किस एरिया में इनकी सरकार थी वो आप देख लीजिए। एक समय आया कि आज हम 44 पे टिक गए, तो कुछ तो कमियां हम में रही होंगी, ऐसी तो बात नहीं। हम अपनी कमियों को इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, आगे उनको दूर करेंगे। लेकिन हम एक चीज और बता दें डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, कि अगर आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के ऊपर दल बदलुओं को रखा जाएगा और उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, उन्हीं को एमएलसी बनाया जाएगा और उन्हीं को मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर जानिए हमारी तो 44 रह गई, आपकी 4 रह जाएंगी, 4। एक चीज, इस चीज को जान लीजिएगा। ये मैं आपको लोकतंत्र में मित्र होने के नाते सुझाव भी दे रहा हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं। और ये जो आपको बहुमत मिला है, ये अभिमान करने के लिए नहीं मिला है और विपक्ष का अपमान करने के लिए नहीं मिला है। ये बहुमत आपको मिला है लोगों का काम करने के लिए। जब आपको बहुमत मिलता है तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि राज्यसभा में आप दलितों की आवाज दबा देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमें बहुमत मिला है तो हम किसी को बोलने नहीं देंगे।
आपको बहुमत मिला है तो आप अपना काम कराने के नाम पर उन स्वार्थी लोगों को लेकर के, चूंकि आपको अपने लोगों को विधान परिषद में भेजना है, आप विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं आपके नेता, चाहे वो दिनेश जी शर्मा हो और चाहे वो केशव प्रसाद जी मौर्य हो और या चाहे और अन्य नेता हो, मोहसिन रजा साहब हो या बाकी लोग हो। अगर आप लोग नहीं इसकी हिम्मत जुटा पा रहे हो तो ये कमी आपकी है। 325 की विधानसभा में क्या कोई 5 ऐसे विधायक नहीं है आपके पास जिनके के लिए जो केशव मौर्य के लिए, दिनेश शर्मा के लिए और मोहसिन रजा के लिए और आदित्यनाथ योगी जी के लिए सीट छोड़ सके? आपके पास 5 विधायक नहीं है 325 में से। यह शर्म की बात है लोकतंत्र के लिए। इतना प्रचंड बहुमत लिए हुए पार्टी अगर एमएलसीज को इस्तीफा दिला करके बैकडोर से अपने नेताओं को विधान परिषद में भेजे तो ये लोकतंत्र के लिए काला दिन ही नहीं, ये भाजपा के आंतरिक लोकतंत्र के लिए भी काला दिन है। सुरेश बहादुर जी, जो विपक्ष को खत्म करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जैसा कि आरोप यहां पर लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर, और एक चेहरा कोई नहीं बनने दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये देखा गया है। राहुल गांधी का जब चेहरा निकल के सामने आया था तो इस तरह से मीडिया में, या फिर जो सोशल मीडिया की बात की जाती है, सोशल मीडिया में इस तरह से उनके नाम को गलत जगह पर ले जाया गया कि अब कई जगह मजाक बनाया जाता है। नीतीश कुमार का एक चेहरा आगे आया तो नीतीश कुमार को यहां पर डाउन कर दिया गया। तो क्या ये एक पूरी कोशिश है कि कोई एक चेहरा नहीं बनने दिया जाए और 2019 का जो रिजल्ट है वो 2018 में ही दिखने लगे? देखिए हिमांशु जी, ये इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिएगा कि कभी भी कोई भी राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंदी को उभरने नहीं देना चाहता है जी। आपने जैसे कहा ना कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बनने चाहते थे, बनने नहीं दिया गया। राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा थे, हैं और रहेंगे। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, देखिए यह सच बात है कि सोशल मीडिया में राहुल गांधी को नाकारा साबित करने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं और सारे प्रयास किए गए। ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जहां तक कांग्रेस विपक्षी दलों की बात है, कांग्रेस निश्चित रूप से पूरे देश की पार्टी है और कोई अगर विपक्ष की भूमिका निभा सकता है तो कांग्रेस ही निभा सकती है, भले परिस्थिति। लेकिन सुरेश बहादुर जी, अब वो हो क्या रहा है? कांग्रेस जैसी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी आज क्षेत्रीय पार्टी बनती नजर आ रही है। उसको मजबूती देने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे वो नहीं दिख रहे हैं। मैं हिमांशु जी आपकी बात से सहमत हूं। आप ये देखिएगा, राजनीतिक उतार चढ़ाव, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। 1989 में भारतीय जनता पार्टी दो लोकसभा सदस्य हुआ करते थे। अच्छा। और आज मैं समझता हूं कि उससे ताकतवर पार्टी कोई है ही नहीं है। संभवतः हम लोग कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं आगे कि भाजपा जो आ गई है ये आगे आने वाले 20 साल तक कहीं जाएगी। लेकिन ये हमारी सोच है, हमारी संभावना है। सच बात यह है कि राजनीतिक उतार चढ़ाव होते रहते हैं और राजनीति में कोई एक ऐसा कदम आ जाता है जो किसी भी राजनीतिक दल को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है और किसी राजनीतिक दल पर सबसे नीचे की गर्त में ला देता है। संभवतः हो सकता है राजनीति का यही दौर चल रहा है इस समय कि वर्तमान में भाजपा ऊंचाइयों पर है और कांग्रेस नीचे आ गई। जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात करें, यह सच बात है कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से महागठबंधन, बिहार में गठबंधन के बाद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत करने की योजना महागठबंधन बना रहा था और बनाई जा रही थी। ये स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती थी, असंभवतः आदरणीय मोदी जी के लिए थी। आज नीतीश कुमार कहां हैं, ये निश्चित रूप से आप देख लीजिए। ये निश्चित रूप से मोदी जी की और अमित शाह की रणनीति का हिस्सा है। नीतीश कुमार भले ही कहें उन्हें कुछ गेन हुआ है, लेकिन वो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से उनका कद कम हुआ है और उनका राजनीतिक नुकसान हुआ है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, चलिए सब हो रहा है, चाहे ठीक है चंद्रशेखर जी, अभी जो कुछ चाहे उत्तर प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो विपक्षी दलों को मानसिक रूप से पराजित करना चाहती है। हाँ, और उसमें कामयाब होती हुई भी नजर आ रही है। ठीक है चंद्रशेखर जी, मानसिक रूप से पराजित करने की बीजेपी भले ही कोशिश कर रही है, लेकिन तमाम विपक्षी दल एकजुट रहें, हालांकि रह नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई मनभेद साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त बीजेपी जिस शिखर पर मौजूद है, अगर वहां से उसे नीचे लाना है तो आप लोगों को और ज्यादा मजबूत होना होगा। वो मजबूती लाने के लिए कुछ कोशिश, कुछ प्रयास, कोई प्लानिंग आप लोगों ने की है?
हमारी तरफ से पूरा प्रयास है। आपने देखा होगा कि जैसे ही चुनाव समाप्त होने के बाद में हम लोगों ने जिस बृहद लेवल पे सदस्यता अभियान से लेकर के और जनता के बीच में अपनी नीति और अपने नियत को लेकर के वहां पे जनता के बीच में जाकर के पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और जैसा हमारे विद्वान सुरेंद्र भाई ने बोला, सुरेश भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि एक कदम और 2 साल में एक दल आसमान पे पहुंचता है और एक कदम और 1 साल बहुत ज्यादा होता है किसी दल को आसमान से बिल्कुल धरातल पे आने पे। तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम विपक्ष पूरा मजबूत है, पूरी ताकत के साथ है, जनता का अच्छा खासा वोट है। जिस प्रचंड बहुमत की उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जा रही है, चंद्रशेखर जी ये ख्वाब हैं, हकीकत में कब बदलेंगे? मैं आपको आंकड़े पे बात कर रहा हूं। नहीं हिमांशु जी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती हमारे भारतीय लोकतंत्र की समझिए कि 3/4 बहुमत भाजपा पाई है, इसके बावजूद वोट प्रतिशत 40 है। यानी कि इस सुनामी में भी 60% वोट जो है वो विपक्ष के पास है। तो हमें घबराने की जरूरत क्या है? हमको लेकिन वो धीरे धीरे कितना बदल रहा है। वक्त के साथ साथ और भी कई परिवर्तन हो रहे हैं, ये भी तो आप मानेंगे ना? नहीं हिमांशु जी हम अपने पे चल रहे हैं, बिल्कुल सही नियत सही नीति के साथ में। जहां तक इनकी बात है तो जैसा सुरेश भाई ने बात बोला, बिल्कुल गंभीर बात बोली कि एक है। आप देखिए चल रहे हैं कितने दिन तक छलावे में जाएंगे। एक स्टेज आएगी जब ये जनता छलावों को पहचानना शुरू कर देगी। और मेरा मानना यह है कि हो सकता अब तक ना पहचान पाई हो, शायद आज से चालू कर दे, कल से चालू कर दे, परसों से चालू कर दे। और सिर्फ चालू करने की देर है, 15 दिन के अंदर आप सामने लेकर तो आइए, जो गुम्बाड़ा होता है आप सामने लेकर तो आइए। यहाँ पर भी विपक्ष पूरी तरह से फेल हो गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मैं बात करना चाहूंगा। व्यापम घोटाले के बारे में सबको पता था, लेकिन कांग्रेस उस मुद्दे को वहां नहीं बुला पाई। रिजल्ट ये आया कि अंतर और ज्यादा बढ़ गया बीजेपी और कांग्रेस की सीटों का। देखिए हिमांशु जी, सिर्फ एक बात बोलूंगा, ये बात आपकी हम सहमत हैं कि व्यापम घोटाला जिस स्तर का था उस स्तर का, क्योंकि भारत के 70 सालों के इतिहास में हजारों घोटाले का नाम आया है। चंद्रशेखर जी, मैं यहाँ पर व्यापम घोटाले की बात नहीं, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि आपके पास, आप लोगों के पास कई मुद्दे हैं, लेकिन वो मुद्दे कैसे उठाने हैं, जनता तक कैसे पहुंचाने हैं, वो आप लोग नहीं कर पाते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा मनोज मिश्रा जी आपसे। हर दल ये कह रहे हैं कि घमंड हो जाता है जब बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है, बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, और आपका भी यही कुछ हश्र होने जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आपको 2 बातें बता दें। जब भारतीय जनता पार्टी के 2 लोकसभा में सदस्य थे तो कांग्रेस के लोग व्यंग्यात्मक कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हम 2 हमारे 2। तब भी हम विचलित नहीं हुए। आज अगर ये कह रहे हैं तो भी हम विचलित नहीं है, क्योंकि कल अमित शाह जी ने जो हम लोगों का सत्र लिया है, जिस बैठक में हम लोग थे, उसमें उन्होंने कहा कि हमें यही नहीं रुकना है। हमारा लक्ष्य 2019 में 60% मतदाता का वोट पाना होगा। जो अभी हमारे सपा के मित्र कह रहे थे कि साहब 40% वोट इन्हें मिले और 60% विपक्ष में। तो आपको कितने मिले थे साहब, आप बता दीजिए। 2012 के चुनाव में आपको 60% थोड़े मिले थे, आपको भी 33-34% वोट मिला था और आप सत्ता में थे। तो दोनों चुनाव में बड़ा अंतर था। दलीय लोकतंत्र में जो लोकतंत्र मैं जवाब देना चाहूंगा। दलीय लोकतंत्र में ज्यादा बहुमत वो माना जाता है जिसके वोट ज्यादा होते हैं और सीटें ज्यादा होती। तो सीटें ज्यादा है, वोट ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। प्रचंड बहुमत सीटें हैं लोकसभा, बिल्कुल प्रचंड। प्रदेश में 325 सीटें हैं। हम घमंड नहीं कर रहे। हमारा लक्ष्य यहीं पर नहीं है कि हम 42% मत पाएं। हमारा लक्ष्य 60% मत पाने का है, ताकि विपक्ष को ये कहने का मामला ही खत्म हो जाए। ठीक है। हमारा जो उद्देश्य था कि जनता भी यहाँ पर ये बात को समझे कि इस वक्त क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हमारा आज सवाल यही था लोकतंत्र में, जो स्पेशल एडिशन में हम बात कर रहे थे कि क्या एक ही विकल्प बचा है और इस सब में नैतिकता कहां चली गई है। ये यहां पर जरूर सोचता हूं, क्योंकि नैतिकता की बात सब करते हैं, लेकिन नैतिकता सच्चाई हकीकत में नजर नहीं आती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। तो स्पेशल एडिशन में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहे एपीएन के साथ। नमस्कार।